अगर कोई आपसे ये कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था का 95% हिस्सा सड़कों या आसमान में नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर तैरता है, तो शायद पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन डेटा यही कहानी कहता है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से हमारा 95% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इसे मूल्य यानी वैल्यू के नजरिए से भी देखें ना, तो भी ये आंकड़ा 70% के आसपास बैठता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था का ये वो हिस्सा है जो अक्सर आम चर्चाओं से दायब रहता है, लेकिन असल में यही हमारी विकास दर का सबसे बड़ा इंजन है। हाँ, और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय इसी इंजन यानी भारत के प्रमुख बंदरगाहों के इर्द गिर्द घूमेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये विषय सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है। अगर भारत एक विशाल इमारत है, तो ये बंदरगाह उस इमारत के मुख्य दरवाजे हैं। सही कहा आपने। इन दरवाजों से क्या अंदर आ रहा है और कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से प्रशासनिक ढांचे, पूर्वी और पश्चिमी तटों के भूगोल और प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाहों पर बात करेंगे। साथ ही कुछ नई सरकारी योजनाओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ना इस पूरी व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे पर बात करते हैं। मतलब मुझे हमेशा ये उलझन रहती है कि केंद्र और राज्य के बीच इन बंदरगाहों का बंटवारा आखिर होता कैसे है। हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है उसमें बंदरगाहों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। मेजर यानी प्रमुख, इंटरमीडिएट यानी मध्यम और माइनर यानी छोटे बंदरगाह। भारत में फिलहाल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। 12? अच्छा। हाँ, 12। और इसके अलावा 205 छोटे या मध्यम स्तर के बंदरगाह अधिसूचित हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेजर या माइनर का ठप्पा है ना, ये किसी बंदरगाह के भौतिक आकार से तय नहीं होता। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक वर्गीकरण है। अच्छा, मतलब एक छोटा या माइनर बंदरगाह असल में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो राज्य सरकार के अधीन है उसे माइनर कहा जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, उनका प्रबंधन सीधे केंद्र सरकार का जहाजरानी मंत्रालय करता है। वहीं जो बाकी 205 बंदरगाह हैं, वे सीधे तौर पर राज्य सरकारों के कंट्रोल में आते हैं। राज्यों की बात करें तो मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 53 बंदरगाह हैं। उसके बाद गुजरात में 40, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? क्या इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार सिर्फ इन 12 अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों पर ध्यान देती है और बाकी के 200 से ज्यादा बंदरगाहों को बस राज्यों के सीमित बजट के भरोसे छोड़ दिया गया है? देखिए, ये देखने का एक नजरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की नीति सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू बनाने की है। कस्टम ड्यूटी और सुरक्षा के लिहाज से उन 12 बंदरगाहों पर केंद्र का सीधा कंट्रोल बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी मामला होता है। बिल्कुल। और इसी कंट्रोल को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए संसद ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास किया है। इस बिल ने 1963 के पुराने मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट की जगह ली है। एक मिनट, तो ये जो पुराना कानून हटाकर हर बंदरगाह के लिए एक नया बोर्ड बना दिया गया है, इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ एक नया बोर्ड बना देने से दशकों पुरानी लाल फीताशाही या रेड टेप खत्म हो जाएगी? रेड टेप रातों रात तो खत्म नहीं होती, लेकिन ये बिल निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। पुराने ट्रस्ट मॉडल में छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब नए बोर्ड को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में बहुत ज्यादा स्वायत्ता दी गई है। समझ गई। मतलब विदेशी शिपिंग लाइंस को अब हफ्तों तक फाइलों के पास होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये तो हुआ प्रशासन। अब अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो हमारे पास 9 तटीय राज्य हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट का भूगोल व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? पश्चिमी तट ऐतिहासिक रूप से भारत के व्यापार का सबसे व्यस्त हिस्सा रहा है। इसका एक सीधा भौगोलिक कारण है। वहां की तटरेखा ज्यादा कटी-फटी या इंडेंटेड है, जो जहाजों को खड़ा करने के लिए एकदम प्राकृतिक गहराई और सुरक्षा देती है। हाँ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, जो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। बिल्कुल। और स्रोतों में पश्चिमी तट पर एक और नाम आता है कांडला का, जो गुजरात में है। इसे ज्वारीय या टाइडल बंदरगाह बताया गया है और वॉल्यूम के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। यही मैं पूछने वाली थी, ये टाइडल पोर्ट कैसे काम करता है? मतलब क्या समुद्र का ज्वार भाटा व्यापार में सच में कोई आर्थिक मदद करता है? अरे बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए, कांडला कच्छ की खाड़ी में है,
जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए पानी का इस्तेमाल करके भारी और बड़े जहाज आसानी से बंदरगाह के एकदम करीब तक आ जाते हैं। ओहो, मतलब जहाज़ों का ईंधन भी बचता है और बंदरगाह प्रशासन को पानी गहरा करने के लिए बार-बार ड्रेजिंग या खुदाई भी नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मंगलुरु पोर्ट है, जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। गोवा में मुर्मुगांव है और केरल में कोच्चि है, जो मसालों के व्यापार का केंद्र है। और अगर हम पूर्वी तट की तरफ जाएं तो वहां की कहानी तो पश्चिमी तट से काफी अलग है। बंगाल की खाड़ी का वो तट ज्यादा सीधा है। हाँ, पूर्वी तट पर तमिलनाडु में चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन जैसे बड़े नाम हैं। तूतीकोरिन उर्वरक और पेट्रोकेमिकल हब है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, जो जापान को लोहे का निर्यात करता है। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। मुझे कोलकाता के बारे में बात करनी है क्योंकि इसे भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह या रिवराइन पोर्ट कहा गया है। एक तटीय और एक नदीय बंदरगाह में असल में क्या अंतर होता है? देखिए, तटीय बंदरगाह सीधे गहरे समुद्र से जुड़े होते हैं, लेकिन कोलकाता का बंदरगाह डायमंड हार्बर इलाके में समुद्र तट से काफी अंदर हुगली नदी पर स्थित है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है सिल्टेशन, यानी गाद का जमा होना। क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं जो रास्ते में जमा हो जाती है। एकदम सही। इसीलिए कोलकाता पोर्ट को चालू रखने के लिए साल भर करोड़ों रुपए सिर्फ उस गाद को हटाने में, यानी ड्रेजिंग में खर्च करने पड़ते हैं। ये बहुत खर्चीला काम है। ड्रेजिंग और गहराई की बात चली है तो जो लोग गंभीर रूप से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। मुझे लगता है हमें उस पर बात करनी चाहिए। हाँ, वो सबसे गहरा बंदरगाह वाला पॉइंट ना, जहां तथ्यों का थोड़ा विश्लेषण करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, अध्ययन सामग्री की एक टेबल में विशाखापत्तनम को भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताया गया है, लेकिन उसी सामग्री के FAQ सेक्शन में लिखा है कि कृष्णापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जिसका ड्राफ्ट 18.5 मीटर है। हाँ, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस उसी प्रशासनिक वर्गीकरण पर जाना होगा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। विशाखापट्टनम उन 12 प्रमुख प्रधान या मेजर बंदरगाहों की सूची में आता है। अच्छा, तो मतलब प्रमुख बंदरगाहों की श्रेणी में विशाखापट्टनम सबसे गहरा है? बिल्कुल, लेकिन कृष्णापट्टनम एक प्राइवेट और राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। तो अगर हम वो मेजर माइनर वाली कैटेगरी हटा दें और पूरे भारत के सभी बंदरगाहों की तुलना करें तो 18.5 मीटर ड्राफ्ट के साथ कृष्णापट्टनम सबसे गहरा है। ये ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? आसान भाषा में समझें तो ड्राफ्ट किसी जहाज का वो हिस्सा है जो पानी के अंदर डूबा रहता है। अगर कृष्णापट्टनम का ड्राफ्ट 18.5 मीटर है तो इसका मतलब है कि वहां ऐसे विशाल जहाज आ सकते हैं जिनका निचला हिस्सा 18.5 मीटर गहराई तक पानी में रहता है। ओहो, अब समझी। इसलिए वो इतने भारी कार्गो को संभाल पाता है। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि ये चीजों को जोड़कर पढ़ना कितना जरूरी है। वैसे ये गहराई वाला मुद्दा मुझे प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाहों की याद दिलाता है। हाँ, भूगोल भी तो यही तय करता है कि बंदरगाह की बनावट कैसी होगी। बिल्कुल। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह प्रकृति द्वारा दी गई एक रेडीमेड पार्किंग स्पेस की तरह है, जहां समुद्र की गहराई पहले से ही है, जैसे मुंबई या उड़ीसा का पारादीप? ये तुलना बहुत सटीक है। प्राकृतिक बंदरगाहों में समुद्र की लहरों से बचने के लिए प्राकृतिक अवरोध होते हैं, तो वहां ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता। और इसके विपरीत कृत्रिम बंदरगाह किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज बनाने जैसे हैं। मतलब इंसान खुद कंक्रीट की दीवारें बनाता है और गहराई पैदा करता है। हाँ, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन सबसे दिलचस्प मामला नवी मुंबई के JNPT का है, जिसे नहावा शेवा भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। तो क्या JNPT जैसी विशाल कृत्रिम संरचना सिर्फ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि मुंबई की जो प्राकृतिक पार्किंग थी वो पूरी तरह से भर चुकी थी? बिल्कुल, यही प्राथमिक कारण था। 80 के दशक के अंत तक मुंबई पोर्ट पर जहाजों का भारी ट्रैफिक जाम होने लगा था और उसी समय वैश्विक व्यापार में कंटेनर शिपमेंट को दौर शुरू हो रहा था। हाँ, और उन लोहे के बड़े बड़े कंटेनरों को उठाने के लिए भारी क्रेन और विशाल यार्ड की जरूरत थी, जो मुंबई शहर के बीचों बीच तो मुमकिन नहीं था। सही कहा आपने। इसीलिए JNPT को विशेष रूप से कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सफलता देखिए, इसने लगातार तीसरी बार बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया का पुरस्कार जीता है। क्या बात है। और कृत्रिम निर्माण में एक और नाम एन्नौर का भी है ना, जिसे भारत का पहला निगमित या कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह कहा गया है।
यहाँ निगमित का क्या मतलब है? निगमित होने का मतलब है कि एन्नोर पोर्ट किसी सरकारी ट्रस्ट की तरह नहीं, बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र कंपनी की तरह काम करता है। इसमें सरकार की 68% हिस्सेदारी है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशनल कॉर्पोरेट तरीके से फैसले लेता है। ये भी रेड टेप कम करने का एक अच्छा तरीका है। तो अब जब हम भविष्य की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हमारा 95% व्यापार समुद्री है, तो अगले 20-30 सालों के लिए सरकार इन दरवाजों को कैसे अपग्रेड कर रही है? देखिए, भविष्य की रणनीति मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विस्तार और डिजिटल एकीकरण पर टिकी है। सबसे बड़ी पहल है सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6 नए मेगापोर्ट विकसित किए जाने हैं। और मुझे याद आ रहा है कि 2021 के बजट में सरकार ने ब्लू इकोनॉमी की भी बात की थी। एकदम सही। उसी नीति के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन ये पीपीपी मॉडल बंदरगाहों में काम कैसे करेगा? बड़ा आसान है। सरकार के पास जमीन है, लेकिन आधुनिक क्रेन, सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियां लेकर आती हैं। वे निवेश करती हैं और बदले में मुनाफे का एक हिस्सा सरकार के साथ शेयर करती हैं। और डिजिटल पहल के नाम पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन भी तो बनाया जा रहा है, ताकि कागजी काम आसान हो सके। लेकिन स्रोतों में एक और पोर्टल का जिक्र है, सरोद पोर्ट्स। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही तो मैं सोच रही थी कि केवल बंदरगाहों के विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को एक अलग व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे पास पहले से अदालतें नहीं हैं? क्या इसका संबंध उसी पीपीपी मॉडल से है, जहां ज्यादा प्राइवेट कंपनियां आएंगी? बिल्कुल उसी से जुड़ा है। देखिए, समुद्री व्यापार में समय का मतलब है पैसा। अगर कोई जहाज बंदरगाह पर एक अतिरिक्त दिन के लिए भी फंस जाता है, तो उसे लाखों रुपए का डैमरेज या हर्जाना देना पड़ता है। बाप रे, लाखों रुपए एक दिन के? हाँ, तो कोई भी निजी निवेशक अपना पैसा तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसे ये भरोसा ना हो कि विवाद की स्थिति में फैसला तेजी से होगा। सामान्य अदालतों में सालों लग सकते हैं। इसीलिए सरोद पोर्ट्स को खासकर समुद्री विवादों के त्वरित निपटारे के लिए बनाया गया है। मतलब सारा खेल उस निवेश को सुरक्षित और तेज बनाने का है। तो आज की इस चर्चा में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। मेजर और माइनर का प्रशासनिक अर्थ, पूर्वी और पश्चिमी तटों का भूगोल, ड्राफ्ट का विरोधाभास और प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाह, और साथ ही सागरमाला, पीपीपी मॉडल और सरोद पोर्ट्स जैसी भविष्य की नीतियां भी। ये सभी तथ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक पॉइंट उठाना चाहती हूँ जो सीधे एक बड़ी बहस को जन्म देता है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल यानी ROFR की शर्तों में बदलाव किया है। हाँ, जिसके तहत अब भारतीय जहाजों को प्राथमिकता दी जाएगी। सही कहा। मतलब जो जहाज भारत में बने हैं, जिन पर भारत का झंडा है और जिनके मालिक भारतीय हैं, उन्हें पहले काम मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है? आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? देखिए, एक तरफ भारत सागरमाला के जरिए अपने बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए खोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहाजों के मामले में ऐसी संरक्षणवादी या प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अपना रहा है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि इस विरोधाभास का विदेशी शिपिंग कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और सोचने वाला सवाल है। बुनियादी ढांचे को वैश्विक बनाना और सेवाओं को राष्ट्रीयकृत रखना, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती होगी। बिल्कुल। जब हम अपने घर के दरवाजों को दुनिया के लिए बड़ा बना रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि उन दरवाजों से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए हमारे नियम क्या हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।